एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अद्वैत एजुकेशन में, पावर्ड बाय गेट एकेडमी, स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे कंपनी रूल थी, किस तरह से ब्रिटिशर्स आए एज ट्रेडर्स, उन्होंने यहाँ पे अपना साम्राज्य को स्थापित करना स्टार्ट कर दिया और इसके बाद में कैसे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो धीरे धीरे अपने अधिकार को यहाँ पे बढ़ाना चालू कर दी डिफरेंट लॉज लाके। तो हमने बहुत सारे लॉ देखे थे जो कि थे हमारे कंपनी रूल के अंदर में। आज जो हम देखेंगे क्राउन रूल। ये कंपनी से क्राउन रूल हुआ कैसे, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे कंपनी रूल के अंदर में, बहुत करप्शन हो रहा था, जो स्थिति थी इंडिया की वो और ज्यादा वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रही थी। एंड दैट इज द रीजन कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यार हम तो ब्रिटिश को भी इतना कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो व्हाट इज द रीजन कि इंडिया में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। और फर्स्ट इंडियन स्ट्रगल जो था हमारा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो तक हो गया और ये बहुत ही खतरनाक था। वो मतलब इतना कि हो सकता है कि अगर उस टाइम पर कुछ लोगों ने अगर अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता तो शायद हम उसी दिन इंडिपेंडेंट हो गए होते, उसी टाइम पर इंडिपेंडेंट हो गए होते। लेकिन चलो उस टाइम पे नहीं हो सका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जो 100 साल आगे कैसे झेला हमने उन अंग्रेजों को वो आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले बहुत ज्यादा आपके अंदर उत्साह भरने के लिए मैं 2 लाइन आप लोगों से कहना चाहूंगी। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो सोचिए मत, घर में ऐसे ही बैठे मत रहिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ये क्राउन रूल आया, तो क्राउन रूल का जो एक्ट था वो एक्ट था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 को। ये आया क्यों, देखिए जो हमारा इंडिपेंडेंस का जो वॉर था, हमारा वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो हुआ था 1857 में, तो फाइनली इस वजह से जो हमारी कंपनी रूल थी वो किस में आ गई थी, एक एंड में, वो आपका पूरी तरह से अब खत्म हो गई थी। यहाँ पे कंपनी का कुछ भी वर्चस्व नहीं बचा था। साथ में ही जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 था, तो इसी को ही आप क्या कह सकते हो, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हम इंडियंस नहीं कह सकते, ये अंग्रेज लोग वहां से भेजे थे बोलकर कि यहाँ पे जो ये एक्ट है ये ऐसा कहलाएगा फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो अच्छी सरकार है ये उसके लिए एक अधिनियम लाया गया था। अब अच्छी कितनी रही ये सरकार उसको हम आगे देखेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि अच्छी थी, लेकिन फिर भी इसमें क्या हुआ कि जो भी कंपनी के अंतर्गत जो भी पावर्स थे उनके, वो सब डायरेक्टली किसके अंडर में आ गए, आपके क्राउन के पूरे पावर्स ट्रांसफर कर दिए गए और सीधा उन्हें ब्रिटिश क्राउन के अंदर में ला दिया गया। और क्या चीजें चेंज हुई इसमें, जो क्वींस प्रोक्लेमेशन था, इसे क्या कहा गया, क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, रानी के उद्घोषणा अधिनियम कहते हैं इसको हिंदी में। इस एक्ट से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जो हमारे गवर्नमेंट जनरल थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और जो भी उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वो सब अब डायरेक्ट किसके अंडर में आ गई थी, क्राउन के, क्वीन के। मतलब कि अब इंडिया की भी क्वीन थी और वो कौन थी, हमारी क्वीन एलिजाबेथ I हमारी हेड बन गई थी। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना स्मार्ट वे से, कि कितना लीगल वे से ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंडिया पे अपना कब्जा जमाना चालू कर दिया था उन्होंने। एंड दिस एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। देखिए डबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, 2 रूल चलना। तो 2 रूल यहाँ कहाँ चल रहे थे, अगर आपको ध्यान होगा कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने, तो इन्हें क्या कहा गया कि ओके आप सिर्फ कमर्शियल ट्रेडिंग जो है, बिजनेस ट्रेडिंग होती है, आप सिर्फ उस पर ध्यान दो। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा कि जो भी मिलिट्री से रिलेटेड चीजें हैं, सिविल से रिलेटेड, रेवेन्यूज, टैक्सेस, तो इस पर आप नियंत्रण करोगे। तो कहीं ना कहीं पावर क्या थी आपकी, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई थी 2 पार्ट्स में। ऑब्वियसली दोनों में करप्शन चल रहा था, लेकिन अपने अपने तरीके से। तो इन्होंने कहा कि यार ये काफी कंफ्यूजिंग है, तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए इन्होंने ये किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी तरह से हटा दिया। इन्होंने कहा कि यार इसको पूरी तरह से एबॉलिश कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है इस डबल गवर्नमेंट का, दोनों ही करप्शन कर रहे हैं, कुछ काम वाम तो करते हैं नहीं ये लोग। और साथ में इन्होंने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी हमारी, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे,
तो इनका नाम बदल के क्या कर दिया, सीधा वाइसरॉय कर दिया। अब वाइसरॉय जो थे, ही इज द मेन, वाइसरॉय कर दिया। अब ये कौन थे, ही इज द मेन हेड, जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, है ना, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, कि सीधा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ब्रिटिश क्राउन को। मतलब डायरेक्टली अब वाइसरॉय किसके अंडर में था, क्राउन के। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी, वाइसरॉय कुछ भी करेगा तो सीधा क्राउन से ही उसकी बातचीत होगी, मतलब सीधा इंडियन पार्लियामेंट है ना, क्राउन वहां पे। तो ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव उसी को ही बना दिया गया वाइसरॉय को। तो वाइसरॉय नाम कब बदला गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से लेके वाइसरॉय, ये हुआ आपका एक्ट ऑफ 1858, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इस चीज को आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, अब आपको तीनों चीजें पता चल गई होंगी। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वॉरेन हेस्टिंग, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और उसके बाद में जो फर्स्ट वाइसरॉय बने इंडिया के वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो ये बन गए वाइसरॉय। अब ये वाइसरॉय क्या हो गए, ये तो आपके एक हेड हो गए, कहाँ के, इंडिया के। अब एक चीज बताओ, इंडिया इतना बड़ा है, ठीक, पूरी पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया कि एक वाइसरॉय के पास ही सारी पावर्स होगी। अब वो अकेला ये सबको कंट्रोल करेगा कैसे, और हर एक बात को क्या वो ऊपर क्राउन तक पहुंचा सकता है, नहीं। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाया गया एक पोस्ट, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक नया ऑफिस बनाया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये बनाया गया। अब ये जो काउंसिल थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, तो ये एक पर्सन हो गया, ठीक। अब ये भी तो अकेले कुछ काम नहीं कर सकता ना, तो इसके अंडर में 15 मेंबर्स की एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई। ओके, किसके, 15 मेंबर्स की एक एडवाइजरी बॉडी, जो कि एडवाइस करेगी किसको, इस सेक्रेटरी को एडवाइस करेगी अगर ये कुछ पूछता है तो। अब कैसे है सिस्टम देखो, सबसे नीचे है वाइसरॉय। वाइसरॉय इंडिया की पूरी कहानी किसको सुनाएंगे आके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और फिर ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपनी बात किसको कहेंगे, क्राउन को। तो ये इस तरह से आपका हायरार्की चल रहा था। ये चीज अब पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी तो हट गई, सब चीज हट गया। अब डायरेक्टली पूरा कंट्रोल वाइसरॉय के पास में, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वहां पे बातें जाएंगी, और फिर क्राउन में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करने के लिए हमने एक 15 मेंबर की कमेटी भी बनाई, जो कि इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा इसके काम पे, ऐसे। तो इस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चालू हो गया, किसका, ब्रिटिशर्स का ओवर इंडिया। अब ये सब तो चल रहा था, आपने एक सेक्रेटरी बना दिया, आपने वाइसरॉय बना दिया, मेंबर्स बने, लेकिन कहीं भी इंडियंस का नाम नहीं था। या आप इंडिया को रूल कर रहे हो तो इंडियंस को तो रखो। आपने सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपने 6 मेंबर्स डाल दिए, जिसमें से 4 इंडियंस थे, उससे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि मेन पावर्स तो आपने वाइसरॉय को ही देकर रखा है। तो उसके नीचे की जो काउंसिल्स है तो उनके पास कुछ खास काम तो है नहीं, तब वो लोग कैसे करेंगे। तो इसलिए लोगों ने कहा कि चलिए काम करते हैं, हम इंडियन काउंसिल एक्ट्स लेकर आते हैं और इंडियंस को और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देते हैं हमारे किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, कि ये जो एडमिनिस्टर हम करने वाले हैं इंडिया को, तो इसमें हम इंडियंस भी पार्टिसिपेट करेंगे। तब इन्होंने बहुत सारे सिस्टम लाए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, लाया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, तीनों इंडियन काउंसिल एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड चीजें पूछी जाती है, छोटी छोटी चीजें जिनको आपको याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले इट रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो थी, जो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट से जो सेंट्रलाइजेशन चालू हुआ था कि बंगाल गवर्नर आपका हेड था, उसके नीचे में आप मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स को रखे थे, इनकी पावर्स को आपने क्या कर दिया था, सबस्यूम कर दिया था किसमें, बंगाल की तरफ में। तो जो ये सब प्रॉब्लम्स जो चल रही थी, तो ये क्या था आपका, सेंट्रलाइजेशन। अब जब क्राउन रूल आया तो इसने कहा कि ओके हम क्या करते हैं, पावर्स को वापस से डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करते हैं।
ठीक, तो इन्होंने क्या किया, जो भी लेजिस्लेटिव पावर इन्होंने ले ली थी। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास की कब छीन ली गई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो लेजिस्लेटिव पावर्स को जो छीन लिया गया था उसे वापस से रीस्टोर किया गया। रीस्टोर कब किया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत इन्होंने रीस्टोर किया लेजिस्लेटिव पावर्स, हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका शक्तियां जो थी, जो कि होती है लॉ बनाने की जो शक्ति होती है, वो इन्हें वापस कर दी गई। साथ में इन्होंने क्या किया, एक पोर्टफोलियो सिस्टम एस्टैब्लिश किया। अब देखो इस चीज को ना पहले तो ऐसे समझो, जो यहाँ हमारे वाइसरॉय थे ना, इनके पास में दो तरह के शक्तियां थी। क्या क्या था, एक था इनके पास में एग्जीक्यूटिव पावर्स थे। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हो गया आपका, कार्यपालिका। और एक था लेजिस्लेटिव, जिसको कहेंगे विधायिका। अब जो ये एग्जीक्यूटिव थे, अब इसमें तो इन्होंने कोई इंडियंस अभी तक नहीं रखा था, ठीक है, कोई भी इसमें इंडियंस नहीं थे, सब कौन थे आपके, ब्रिटिशर्स ही थे पूरे। इसमें टोटल कितने थे आपके, 4 थे, और चारों क्या थे आपके, ब्रिटिशर्स थे। लेकिन जो लेजिस्लेटिव इन्होंने बनाया था 6 मेंबर्स थे, तो इसमें इन्होंने क्या किया, 4 क्या थे आपके, इंडियंस थे, इंडियन नॉमिनेटेड थे 4। ये चीज, इसको पहले तो ऐसे समझो। अब ये क्या करेंगे, जो ये लेजिस्लेटिव इनकी पावर थी ना, तो इसमें इन्होंने ऑफिशियल्स बनाए, ठीक, इसको भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कर दिया सेंट्रल और एक कर दिया प्रोविंशियल। प्रोविंशियल का मतलब क्या हो गया, जो डायरेक्ट आपके छोटी छोटी जो सिटीज होती, प्रोविंसेस होते हैं ना, वो वाला पार्ट हो गया, राजाज हो गए, हर सेंट्रल, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो ऐसे ये चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ज्यादा पावरफुल कौन थे, एग्जीक्यूटिव्स, मोर पावर एग्जीक्यूटिव्स के पास में थी यहाँ पे ये चीज। अब देखो इन्होंने क्या किया, एक पोर्टफोलियो सिस्टम को एस्टैब्लिश किया, किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। तो लॉर्ड कैनिंग जब थे वाइसरॉय, कब बने थे ये वाइसरॉय, आपके 1858 के टाइम पे बने थे। तो 1859 में ही इन्होंने ये पोर्टफोलियो सिस्टम को एस्टैब्लिश कर दिया था, ले आए थे। लेकिन इस पोर्टफोलियो सिस्टम को जो रिकॉग्निशन मिला, लीगल रिकॉग्निशन जो मिला, वो किस लॉ के तहत मिला, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के तहत मिला। ये याद रखना, ठीक है, कि 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट कर दिया था पोर्टफोलियो सिस्टम, लेकिन रिकॉग्निशन मिला इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के तहत। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन है, उसे आपने एक डिपार्टमेंट दे दिया। जैसे आज की डेट में अगर आप देखोगे तो एचआरडी मिनिस्टर अलग हैं, आपके लॉ मिनिस्टर अलग हैं, तो इस तरह से आपके हेल्थ मिनिस्टर अलग है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अलग है। तो ये क्या है, डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं और डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं। तो सेम उस टाइम पे भी पोर्टफोलियो सिस्टम को स्टार्ट कर दिया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्यों लाया गया, ये लाया गया सो दैट टू कंट्रोल दी एडमिनिस्ट्रेशन, की जो इतने सारे काम है तो ये सब आपका सिस्टमैटिक वे से हो, कंट्रोलिंग वे में हो, उस वजह से ये पोर्टफोलियो सिस्टम को लाया गया। इसके अलावा इस एक्ट के तहत जो वाइसरॉय थे, इनको पावर मिल गई, ये ऑथोराइज्ड हो गए टू इशू ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश का मतलब क्या है कि जब आपका पार्लियामेंट वर्किंग में नहीं है, रिसेस के टाइम पे, रिसेस मतलब होता है कि जब वो फ्री रहते, जब कोई भी पार्लियामेंट की वर्किंग्स नहीं चलती हैं, तो उस टाइम पर जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो आज की डेट में कौन है, प्रेसिडेंट है, उस टाइम पे वाइसरॉय हेड थे, तो उनके पास ये पावर है कि वो कोई भी लॉ, कोई भी बिल आपका जारी
कर सकते हैं। ओके, तो इसी को ही कहते हैं ऑर्डिनेंस। तो वाइसरॉय सेम इसी तरह के ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता था कब, अगर कोई इमरजेंसी का टाइम आता। इमरजेंसीज उस टाइम पे बहुत आती थी, रीजंस, लोग आक्रोशित थे, वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, तो इसलिए उस टाइम पे चीजें काफी बिगड़ी हुई थी हालत, ये चीज। अब इसके बाद का सिस्टम देखिए, अब क्या हुआ, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे दो काउंसिल्स थे, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और एक एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय ने कुछ इंडियंस को नॉमिनेट किया। उन्होंने कहा कि जो इंडियंस हैं उनको क्या करते हैं हम और ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं सो दैट कोऑपरेशन बना रहे। तो लेजिस्लेटिव अब दो पार्ट में डिवाइडेड थे, एक थे ऑफिशियल और एक थे नॉन ऑफिशियल्स। इनको आप ऐसे समझ सकते हो कि जिनके पास ज्यादा पावर्स थी वो ऑफिशियल हो गए और जिनके पास थोड़ी सी कम पावर्स थी वो नॉन ऑफिशियल्स हो गए। तो जो ऑफिशियल मेंबर्स थे ये कौन होते थे, जनरली ये पूरे ब्रिटिशर्स ही होते थे, ऑफिशियल्स जो है। लेकिन ये जो नॉन ऑफिशियल्स थे, इसमें वाइसरॉय ने कहा कि लेट्स डू वन थिंग, कि हम इसमें इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं और इंक्रीज करते हैं इनके नंबर्स को, है ना। चार या छह ही थे, तो उनको फिर हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है मेंबर्स को भी। तो इन्होंने कहा कि नॉन ऑफिशियल में हम इंडियंस को भी करते। तो इस तरह से उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में। और वो 3 इंडियंस कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराज ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये तीनों देखा जाए तो थे तो इंडियंस, पर थे अंग्रेज के चमचे। तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि नॉमिनेट कौन किया इन्हें, वाइसरॉय नहीं किया नॉमिनेट, तो ऑब्वियसली वो अपने ही आदमियों को बैठाएगा, कोई अलग से तो बहुत ज्यादा एहसान करेगा नहीं हमारे ऊपर में। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 के तहत 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में, ये 3 मेंबर्स थे। अब इसके अलावा जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आया, अब इसमें इन्होंने क्या किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में जो पावर्स थी उसमें एक पावर और ऐड कर दिया, टू डिस्कस द बजट। अब वो लोग चाहें तो बजट को भी डिस्कस कर सकते थे। अब देखो, अब इसमें क्या चीजें चेंज हुई मैं आपको ये भी बताती हूँ। देखो, इसमें एक बहुत ही मजेदार चीज ये हुई कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसमें कितने मेंबर्स थे हमारे, ये जो 6 मेंबर्स थे, तो इन्हें भी अब बढ़ा दिया गया। ठीक है, इन 6 मेंबर को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 16, कि अब इसमें कितने मेंबर्स रहेंगे, 16 मेंबर्स रहेंगे। दोनों रहेंगे, कुछ ऑफिशियल्स होंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल्स होंगे, कुछ सेंट्रल में होंगे और कुछ प्रोविंशियल एरियाज में होंगे। लेकिन उन्हें कितना बढ़ा के कर दिया गया, कितना, 16 कर दिया गया। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। कौन से एक्ट के तहत, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 में 2 चीजें हुई। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो 6 मेंबर्स थे उन्हें बढ़ाकर 16 कर दिया गया, और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो सेंट्रल है, ये जो सेंट्रल था, प्रोविंशियल एरिया नहीं, ये जो सेंट्रल वाला पार्ट था, इन्हें ये एक ऑर्डर दे दिया गया कि आप क्या डिस्कस कर सकते हो, बजट, यू कैन डिस्कस दी बजट, ये चीज बोल दी गई। अब देखिए अब क्या हुआ, अब आया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम कॉमनली जानते हैं एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसमें लॉर्ड मॉर्ले थे आपके सेक्रेटरी स्टेट थे और मिंटो कौन थे, वाइसरॉय थे। ये आपको पता चल गई हायरार्की जो मैंने आपको बताई थी कि वाइसरॉय इंडिया में रहेगा, इसके ऊपर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा और उसके ऊपर में ब्रिटिश क्राउन। तो मिंटो कौन था, ये भी पूछता है ना कभी कभी एग्जाम में कि मॉर्ले आपके सेक्रेटरी थे, मिंटो कौन थे, आपके वाइसरॉय थे। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, 1909 के एक्ट में ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सेंटर में, तो उनको फिर से इंक्रीज करके कितना कर दिया, देखो 16 से इंक्रीज करके 60 कर दिया, मतलब 6, 16 और अब 60। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मेंबर्स को
बढ़ा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने 60 मेंबर्स कर दिए। कुछ ऑफिशियल्स थे, कुछ ऑफिशियल्स थे, कुछ नॉन ऑफिशियल्स थे। अब देखो, इसके अलावा एक चीज देखोगे तो अभी तक हम देख रहे हैं कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव जो है, जो लेजिस्लेटिव है, सिर्फ इसी में ही इंडियंस को डाला जा रहा है। कहीं पे भी एग्जीक्यूटिव्स का कुछ भी नाम नहीं था कि इसमें भी कोई इंडियंस होंगे कि नहीं। तो पहली बार 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत हमने इंडियंस को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड करना चालू कर दिया। तो इंडियंस कब ऐड हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में? 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत। और पहले इंडियन कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, याद रखना, फर्स्ट इंडियन थे जो कि ब्रिटिश के वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे। और इनका काम क्या था? इनका डिपार्टमेंट क्या था? लॉ। क्योंकि याद है पोर्टफोलियो सिस्टम चल रहा था, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लॉ डिपार्टमेंट दिया गया था। किसके अंदर में? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसके अंडर में था? आपका वाइसरॉय के अंदर में। और ये पहली बार ऐसी ये चीज हुई थी। तो इसलिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए गए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो देखिए, इसको हम क्या मान सकते हैं? पॉजिटिव। अब देखो इन्होंने अपना असली रंग अब कैसे दिखाया वो देखिए। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में ही जो सबसे खतरनाक चीज की गई, दैट इज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से इन्होंने क्या किया? इंडिया को अब ये डिवाइड करना चालू कर दिए। इंडिया डिवाइड, है ना। अब ये डिवाइड करेंगे कैसे? यार 1905 में तो तुमने बांग्लादेश अलग बना दिया बंगाल को काट के, है ना। अब उसमें भी तुम्हारा जी नहीं भर रहा था, तो तुमने कहा कि इलेक्शंस के थ्रू हम क्या करते हैं? इंडिया को डिवाइड करते हैं। कैसे? रिलीजन के बेसिस में, जात के बेसिस में, जाति के बेसिस में, रिलीजन बेसिस में। और ये रिलीजन बेसिस में इन्होंने कैसे बांटना चालू किया? इन्होंने दिया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल इलेक्टोरेट भी आप कह सकते हो। मुस्लिम्स को सबसे पहले इन्होंने मुस्लिम्स को ही दिया। इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है तो उस एरिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सारे वोट किसको करेंगे? उस पर्टिकुलर मुस्लिम पर्सन को ही वो वोट करेंगे। ये चीज, ये टाइप ऑफ वोटिंग तो हुई नहीं ना। एक चीज और आपको याद रखना है कि ब्रिटिशर्स ने कभी भी हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दी थी। जो आज की डेट में हमारे पास है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना, कि 18 इयर्स एंड अबव वोट कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज जो है वो ब्रिटिशर्स ने हमें नहीं दी थी, कभी नहीं दी थी। उन्होंने हमेशा हमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ही दिया, इस तरह की चीजें कभी नहीं दी। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? मुस्लिम्स को अलग से प्रोवाइड कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट। और इस वजह से ये जो लॉर्ड मिंटो थे, इन्हें क्या बोला गया? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में इस चीज को कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन थे? लॉर्ड मिंटो। क्योंकि पहली बार इन्होंने ही इस चीज को कहा कि हम जाति के हिसाब से लोगों को बांट देते हैं और इलेक्शंस में अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है तो उस एरिया के सारे मुस्लिम से उन्हें ही वोट करेंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज थी, एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हम इंडियंस के ऊपर में आ रहा था क्योंकि ये हमें डिवाइड करना स्टार्ट कर दिए थे और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो चालू हो गई थी। तो ये था हमारा आज का इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के एक्ट्स को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट पूरा इंडिपेंडेंस तक देखेंगे, कौन से लॉज आए, किस तरह से उन्हें एग्जीक्यूट किया गया, क्या क्या चीजें थी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको मेरे लेक्चर में, आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे फेसबुक में, टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।